और कान्हा की नगरी की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। कान्हा की नगरी में भक्तों का उत्साह तो पूरे साल बना रहता है, लेकिन जब बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री वृंदावन पहुंचे तो इन भक्तों का जोश दोगुना हो गया। धीरेन्द्र शास्त्री ने यहां कृष्ण कन्हैया के दर्शन किए और वृंदावन के संतों के साथ मुलाकात की। वृंदावन की पावन भूमि से धीरेन्द्र शास्त्री ने प्रदेश सरकार से एक मांग भी रखी। देखिए बाबा बागेश्वर की योगी सरकार से आखिर डिमांड क्या है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जब बांके बिहारी की नगरी वृंदावन पहुंचे तो वहां जयकारों के साथ उनका स्वागत हुआ। बाबा बागेश्वर यहां सबसे पहले गोरेलाल कुंज पहुंचे, वहां भगवान के दर्शन किए। धीरेन्द्र शास्त्री के यहां पहुंचने की खबर पाते ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु उनसे मिलने के लिए गोरेलाल कुंज पहुंच गए। धीरेन्द्र शास्त्री ने गोरेलाल कुंज के प्रमुख महाराज जी के साथ कई दूसरे संतों से भी मुलाकात की। यहाँ उन्होंने प्रदेश सरकार के मथुरा वृंदावन में मांस मदिरा की बिक्री पर रोक लगाने की भी मांग की। श्री हरिदास आज जो है पावन तीर्थ श्री ठाकुर जी की लीला भूमि श्री धाम वृंदावन में सभी महापुरुषों के दर्शन करने को आए हैं। और हमारे ब्रज के शिरमौर्य और संतों के शिरमौर्य पूज्य श्री गोरीलाल कुंज में पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद लेने, मलुपीठ वाले महाराज जी का आशीर्वाद लेने के लिए वो सभी महापुरुष पावन तीर्थ बागेश्वर धाम की बुंदेलखंड महाकुंभ में गए थे। वहाँ पर जो है खूब ब्रज का रस प्राप्त हुआ। वृंदावन आकर बहुत अच्छा लगा। होली महोत्सव यहाँ दिव्य और भव्य हुआ, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बस ब्रज के आसपास के 20 किलोमीटर से अगर मदिरा विक्रय, मांस विक्रय बंद हो जाए तो वृंदावन स्वर्ग से प्यारा तो है ही है। हमको बहुत प्रसन्नता हो। यहाँ की सरकार निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छे हैं और सनातन के प्रति उनके भाव बड़े समर्पित भाव हैं। तो अगर हमारी बात तुम्हारे द्वारा पहुंचे, अब हमारी तो कोई सुनता नहीं, तुम्हारे द्वारा अगर पहुंच जाए तो वृंदावन ब्रज के परिक्षेत्र के 20 किलोमीटर के अंतर्गत कोई भी मांस एवं मदिरा का विक्रय पूर्णतया प्रतिबंध हो जाए। आते ही हमें बड़ा कष्ट हुआ। जैसे ही मोड़ पे पहुंचे वहाँ अंग्रेजी शराब की दुकान को पड़ा देखा, हमें बहुत आत्मीय कष्ट हुआ। हाईवे से अंदर आते यह नहीं होना चाहिए। हमारा ब्रज परिक्षेत्र है, इनकी तो ठटरी भरनी चाहिए। बाबा बागेश्वर ने यहाँ भी दावा किया कि जिस तरह अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बना, उसी तरह आने वाले वक्त में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भी कृष्ण कन्हैया विराजमान होंगे। ये तो तय है, 100% है। ठाकुर जी बैठेंगे एन कैन प्रकार। हम सभी, हमारे सभी ब्रजवासी हमारे प्राण हैं। हम ब्रजवासियों के चरणों को पकड़कर, इन संतों को आगे कर हमारे ज्येष्ठ भ्राता श्री देवकीनंदन ठाकुर जी बहुत पुरजोर तरीके से श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए अनवरत जो है तैयारी कर रहे हैं। और हर हाल में हम सभी संत मिलकर के ठाकुर जी को वहां बैठवाएंगे। जैसे राम मंदिर पर प्रभु रामलला विराजमान भय और पत्ता भी नहीं हिला, ऐसे ही मथुरा में ठाकुर जी बैठेंगे और बाबर के खानदानों की ठटड़ी भरेगी, क्योंकि ये देश रघुबर का है। जिस वक्त बाबा बागेश्वर गोरेलाल कुंज में संतों से मुलाकात कर रहे थे, उस वक्त पूरा मंदिर परिसर श्रद्धालुओं से खचाखच भरा हुआ था और हर तरफ बांके बिहारी और जय श्री राम के जयकारे लग रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मथुरा के वृंदावन में जहां रंगनाथ मंदिर में 10 दिन तक चलने वाले ब्रह्मोत्सव की शुरुआत हो गई है। पहले दिन भगवान रंगनाथ लक्ष्मी जी के साथ सोने से बनी कोठी में विराजे। रंगनाथ मंदिर उत्तर भारत के दक्षिण भारतीय शैली से बना सबसे बड़ा मंदिर है, जहां हर साल होली के बाद 10 दिवसीय ब्रह्मोत्सव का आयोजन किया जाता है। सोने के रथ पर विराजमान भगवान रंगनाथ, धूमधाम से निकली रंगनाथ की सवारी। मथुरा के वृंदावन में रंगनाथ मंदिर में 10 दिनों तक चलने वाले ब्रह्मोत्सव की शुरुआत हो गई है। वैदिक मंत्रोच्चार और पूजा पाठ के साथ ब्रह्मोत्सव शुरू हुआ। ब्रह्मोत्सव के पहले दिन भगवान रंगनाथ लक्ष्मी जी के साथ सोने से बनी पूर्ण कोठी में विराजमान हुए। इसके बाद परंपरागत वाद्य यंत्रों की ध्वनि के साथ यात्रा शुरू की गई। मंदिर से शुरू हुई सवारी गाजे बाजे के साथ बड़ा बागीचा पहुंची, जहां कुछ देर विश्राम करने के बाद सवारी वापस मंदिर आ गई। मंदिर से लेकर बड़ा बागीचा तक दर्शन करने को सड़क पर श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा।
उत्तर भारत का सबसे बड़ा विशालतम श्री रंगनाथ मंदिर है। इसमें 10 दिन का ब्रह्मोत्सव मनाया जाता है ब्रह्मा जी के द्वारा, जिसमें कि विशेषकर में 1 तारीख को होली है और 2 तारीख को विशाल रंगनाथ में रथ का मेला है। जैसे जगन्नाथपुरी में आप लोग देखेंगे रथ का मेला मनाया जाता है, इसलिए वृंदावन के अंदर में ये रंगनाथ मंदिर का रथ का मेला मनाया जाता है। ब्रह्मोत्सव कहते हैं क्योंकि ये ब्रह्मा जी द्वारा रचित जो है उत्सव है। ब्रह्मोत्सव की शुरुआत से पहले भगवान रंगनाथ के सेनापति विश्वक्सेन जी का आवाहन पूजन अर्चन किया गया। पूजन अर्चन के बाद उनको चांदी से बनी पालकी में विराजमान किया गया। इसके बाद परंपरागत वाद्य यंत्रों की ध्वनि के साथ सवारी शुरू की गई। विश्वक्सेन जी ब्रह्मोत्सव के लिए की गई व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए चांदी की पालकी में विराजमान होकर निकले। वृंदावन का रंगनाथ मंदिर उत्तर भारत में दक्षिण भारतीय शैली का सबसे विशाल मंदिर है। इस मंदिर के मुख्य भगवान श्री गोदा रंग मन्नार हैं। रंगनाथ मंदिर को दिव्य देश की उपाधि मिली हुई है, यानी वो देवस्थान जहां हर दिन भगवान का उत्सव हो। इन्हीं उत्सवों में प्रमुख है ब्रह्मोत्सव। कहा जाता है कि यह उत्सव स्वयं भगवान नारायण के लिए ब्रह्मा जी ने किया था। श्री रंगनाथ मंदिर में वर्षों से ब्रह्मोत्सव हर साल होली के बाद कृष्ण पक्ष की दूज से शुरू होता है, जो अगले 10 दिनों तक चलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो भगवान रंगनाथ के इस भव्य और रंगारंग कार्यक्रम के बाद अब उज्जैन लिए चलते हैं। उज्जैन में महाकाल मंदिर में रंग पंचमी की तैयारी तेज हो गई है। हालांकि इस मौके पर रंग पंचमी पर मंदिर में रंग गुलाल लाने पर रोक रहेगी। रंग पंचमी पर मंदिर समिति भगवान महाकाल को अर्पित करने के लिए केसर का रंग भक्तों को देगी। साथ ही भस्म आरती में बाबा महाकाल को सिर्फ 1 लोटा केसर का रंग ही अर्पित किया जा सकेगा। ये फैसला महाकाल मंदिर प्रबंधन समिति की बैठक में लिया गया। असल में कुछ दिन पहले महाकाल मंदिर में भस्म आरती के दौरान आग लगने की घटना के बाद ये फैसला लिया गया है। साथ ही इस आग हादसे में घायलों को 1-1 लाख की आर्थिक मदद देने का ऐलान भी किया गया। आने वाले 2 महीने बाद ही 30 तारीख को रंग पंचमी का उत्सव मनाया जाएगा और परंपराओं का निर्वहन करते हुए भी और जितने भी हमारे श्रद्धालु भस्मारती में आते हैं या भस्मारती के अलावा भी जो दिन भर आते हैं, विभिन्न आरतियों में आते हैं, उसमें निर्णय लिया गया है कि स्पेशली भस्मारती में जो बाबा महाकालेश्वर को कलर अर्पित होता है, जो केसरयुक्त होता है, केसर का कलर होता है, उसको मंदिर प्रबंधन समिति के द्वारा दिया जाएगा और सिर्फ 1 लोटा ही वो कलर रहेगा, मंदिर प्रबंधन समिति के द्वारा दिया जाएगा और जो पुजारी जी की भस्मारती चल रही है उसके द्वारा उनको अर्पण किया जाएगा। साथ ही चाहे वो गर्भगृह हो, गलियारा हो, गणेश मंडपम, कार्तिक मंडपम, यह पूरा मंदिर परिसर सभी में किसी प्रकार के रंग गुलाल को या किसी प्रकार की सूखा गीला कलर पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। भस्मारती में चूंकि पूरी ऑनलाइन टिकटिंग होती है, उनकी चेकिंग 12 बजे शुरू होती है, उनको मैसेज भी जाएगा कि किसी प्रकार का कलर गुलाल प्रतिबंधित है। प्रॉपर चेकिंग के बाद ही वो सभी को एंट्री दी जाएगी, चाहे वो श्रद्धालु हों, हमारे मंदिर के कर्मचारी हों, सिक्योरिटी हो, हाउसकीपिंग हो या पंडित पुजारी और उनके प्रतिनिधि जो उस परिसर में किसी प्रकार का रंग पंचमी पर किसी प्रकार का कोई कलर गुलाल। कहते हैं कि बाबा विश्वनाथ के दर्शन वो ही कर पाता है जिसको बाबा बुलाते हैं। उनके दर्शन की चाह लिए सैकड़ों भक्त काशी का रुख करते हैं, जिस वजह से वाराणसी के रहने वाले स्थानीय लोगों को बाबा के दर्शन करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब काशी वासियों को बाबा का विशेष आशीर्वाद मिलने वाला है। थोड़ा इंतजार, बाबा के भक्तों को मिलेगी नई सौगात। काशी वासियों को बाबा देंगे विशेष आशीर्वाद। अब बाबा के भक्तों को नहीं करना होगा इंतजार। नाथों के नाथ बाबा विश्वनाथ के दरबार में यूं तो भक्तों की भीड़ हमेशा ही रहती है। देश और दुनिया के तमाम भक्त बाबा का आशीर्वाद पाने के लिए दरबार में हाजिरी के लिए आतुर रहते हैं। हर भक्त दूर दूर से चला आता है और हर दिन विश्वनाथ धाम में शिव भक्तों का नया रिकॉर्ड बन जाता है। इस रिकॉर्ड के बीच बाबा के धाम में बनारस में रहने वालों के लिए एक नई सुविधा शुरू हो सकती है। काशी के रहने वाले लोगों के लिए विश्वनाथ धाम में अलग से व्यवस्था करने की तैयारी की जा रही है।
काशी के लोगों के लिए इससे ज्यादा खुशी की बात नहीं हो सकती, क्योंकि काशी विश्वनाथ के दरबार यानी विश्वनाथ धाम में दर्शन करने के लिए जाने वाले बाहरी श्रद्धालु यानी जो देश और दुनिया के अलग अलग कोने से दर्शन के लिए आते हैं, उसके अतिरिक्त तरजीह दी जाएगी स्थानीय श्रद्धालुओं को और उनके लिए अलग से व्यवस्था भी की जाएगी। दरअसल बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण के बाद से भक्तों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है, इसलिए मंदिर में रोज आने वाले स्थानीय श्रद्धालुओं को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ऐसे में स्थानीय भक्तों को प्रशासन की नई सुविधा देने की कोशिश कर रहा है, जिसके मुताबिक उनके लिए अलग गेट और लाइन शुरू हो सकती है। मंदिर समिति की बैठक में जल्द ही इस पर फैसला हो सकता है। श्री काशी विश्वनाथ महादेव के प्रति जो आस्था है वैश्विक है, विश्व भर से लोग यहाँ पर आते हैं, परंतु यहाँ काशी में ऐसे भी श्रद्धालु हैं जो इनकी बहुत वर्षों से परंपरा रही है, दशकों से परंपरा रही है कि वो दैनिक दर्शन करते हैं। तो उनकी सुविधा के दृष्टिगत एक प्रस्ताव इस तरह का आया है, जिस पर हम लोग विचार कर रहे हैं कि उनके लिए एक अलग द्वार या कुछ एक समय दे दिया जाए, उस विंडो में उनके लिए स्पेसिफिक दर्शन के लिए हम किसी एक द्वार से उनको प्रवेश दे सकें। यानी स्थानीय भक्तों को दर्शन करने के लिए अब भक्तों की लंबी लाइन में नहीं लगना होगा, न ही बाबा के दर्शन के लिए इंतजार करना होगा। अब ये बाबा का आशीर्वाद ही तो है जो भक्तों को बाबा के दर्शन झट से मिल सकेंगे। स्थानीय लोग जितने भी आसपास के हम लोग बचपन से काशी विश्वनाथ आ रहे हैं, तो दर्शन करने में बहुत दिक्कत होती है। अगर विश्वनाथ मंदिर न्यास या प्रशासन ऐसी व्यवस्था कर दे कि स्थानीय लोगों को कोई दिक्कत ना, उनके लिए एक अलग से लाइन हो, अलग से व्यवस्था हो, तो बहुत अच्छा होगा उनके लिए। हमारा यही यहाँ के प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि कम से कम स्थानीय निवासियों को आराम से सुगम से दर्शन कराएं और साथ ही जितने भी है उनका एक अलग लाइन बनाएं, जिससे वजह से जो बनारस के लोग हो आराम से दर्शन कर सके। और यह विश्वनाथ मंदिर प्रशासन का एक बहुत अच्छा निर्णय है कि जो स्थानीय काशीवासी हैं उनके लिए जो भी व्यवस्थाएं मंदिर की तरफ से होंगी, जो व्यवस्थाएं की जाएंगी, और वो जो बाबा विश्वनाथ को जो अपना आराध्य मानते हैं काशीवासी, वो जाएंगे, दर्शन करेंगे। अगर इस सुविधा पर सहमति बन जाती है तो नियमित दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को काफी सहूलियत मिलेगी। ये नियम नियमित पास धारकों के अलावा सभी बनारसियों पर लागू होगा। रोशन जायसवाल, वाराणसी, गुड न्यूज टुडे। और इस साल केदारनाथ यात्रा 10 मई से शुरू होने वाली है और इस यात्रा की तैयारियां भी तेज हो गई हैं। केदारनाथ पैदल मार्ग पर कई फीट बर्फ जमी हुई थी, जिसे काट कर रास्ता तैयार कर दिया गया है। केदारनाथ धाम से हेलीपैड तक के रास्ते पर बर्फ हटाने का काम भी पूरा कर लिया गया है। प्रशासन ने इस काम में 95 मजदूरों को लगाया है। रास्ता साफ होने से जरूरी श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं को पहुंचाना भी इस माध्यम से काफी हद तक आसान होने वाला है। उत्तराखंड के टनकपुर में हर साल लगने वाले शक्तिपीठ मेले का शुभारंभ हो गया। मां पूर्णागिरि धाम में आयोजित होने वाले इस वार्षिक मेले में हर साल 30 लाख से अधिक श्रद्धालु आते हैं। लिहाजा मेले में श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिहाज से चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। चैत्र नवरात्रि से पहले सज गया मां पूर्णागिरि का दरबार। मां के आंगन में एक बार फिर उमड़ा है भक्तों का सैलाब। हर साल की तरह इस बार भी नवरात्रि से पहले टनकपुर में शक्तिपीठ मेला लगा है, जहां अगले करीब 3 महीने तक यूं ही उमड़ता रहेगा आस्था का सैलाब। कुमाऊं मंडल के आयुक्त दीपक रावत ने मेले का औपचारिक शुभारंभ किया। इससे पहले उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मेले के आधार शिविर ठुलीगाड़ में विधि विधान से पूजा अर्चना की। उन्होंने उम्मीद जताई कि पिछले साल की तरह इस साल भी बड़ी तादाद में श्रद्धालु मां पूर्णागिरि का दर्शन करने पूर्णागिरि धाम आएंगे। स्वरूप है मेले का, ये बढ़ता जा रहा है, संख्या में इजाफा है। पिछली बार की अगर फिगर्स दें हम तो 3 महीने में लगभग 30 लाख के आसपास श्रद्धालुगण आएंगे। तो इसमें मेले की जहाँ तक तैयारियों की बात है तो पहला कंसिडरेशन मेरे हिसाब से सुरक्षा का ही होना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे इतना बड़ा जनसैलाब जनमानस इसमें भागीदारी करते हो, पहला पॉइंट सुरक्षा का ही है। दूसरा यहाँ पे सुगमता है, स्वच्छता है, सुंदरता है, सब पे ध्यान दिया जाएगा। और कुल मिला के जो श्रद्धालुगण हैं उनकी सुविधा का ध्यान रखते हुए पूरा इंतजाम। हर साल चैत्र नवरात्र से पहले ऐसे ही सज जाता है मां का दरबार और देश के कोने कोने से लोग अपनी मनोकामना लेकर मां के दरबार में हाजिरी लगाते हैं।
उत्तराखंड के टनकपुर में हिमालय की गोद में बसे मां पूर्णागिरि धाम को शक्तिपीठ माना जाता है और ये देवी के 108 सिद्ध पीठों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि इस स्थान पर माता सती की नाभि गिरी थी। इसे पूर्णगिरि के नाम से भी जाना जाता है। ये समुद्र तल से 3000 मीटर की ऊंचाई पर अन्नपूर्णा शिखर पर स्थित है। पहाड़ पर होने की वजह से मंदिर का रास्ता थोड़ा कठिन है। मंदिर तक जाने के लिए करीब 3 किलोमीटर तक सीढ़ीनुमा पहाड़ पर पैदल चलना पड़ता है, लेकिन आस्था इन कठिनाइयों पर भारी पड़ती है और हर साल करीब 25 से 30 लाख लोग मां के दरबार पहुंचते हैं, सुख समृद्धि की कामना लेकर, माता के दर्शन की आस लेकर और ये विश्वास लेकर कि वो मां के दरबार से खाली नहीं लौटेंगे। राजेश छाबड़ा, टनकपुर, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं हैदराबाद के बालकमपेट यल्लम्मा मंदिर में, जहां दर्शन के लिए नीता अंबानी पहुंची। मंदिर में नीता ने परिक्रमा और पूजा अर्चना की। सूत्रों के हवाले से खबर है कि नीता अंबानी मुंबई इंडियंस के अच्छे प्रदर्शन के लिए मंदिर में पहुंची और यहां पहुंचकर उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ पूजा पाठ कर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया। और अब रुक करते हैं गुजरात के छोटा उदयपुर का, जहां विश्वविख्यात गैर मेला लगा है, जिसे देखने के लिए बड़ी तादाद में दूर दूर से लोग आ रहे हैं। इसे कोंट मेला भी कहा जाता है। इस मेले का खास आकर्षण होता है आदिवासी युवकों का पारंपरिक वाद्य यंत्रों पे लयबद्ध होकर नाचना। इनकी वेशभूषा भी अनूठी होती है। शरीर और चेहरे पर सफेद बिंदु से चित्रकारी, सिर पर मोर पंख और रंगीन बांस की टोपी, गले में बैल की गर्दन वाला घुघरा और कमर में बड़े बड़े घुंघरू। पारंपरिक वाद्य यंत्रों पर धीमे धीमे लयबद्ध होकर थिरकते पांव। ये अनूठी और मनमोहक तस्वीर है गुजरात के छोटा उदयपुर जिले में चल रहे विश्वविख्यात गैर मेले का, जहां आदिवासियों का ये लयबद्ध नृत्य लोगों का मन मोह रहा है। विदेशी सैलानी यहाँ की रंग बिरंगी तस्वीरों को कैमरे में कैद कर रहे हैं, तो कोई ढोल नगाड़ों की थाप पर थिरकने को मजबूर हो रहा है। दुनिया भर में मशहूर इस मेले को क्वांट मेला भी कहा जाता है। असल में ये गुजरात के छोटा उदयपुर इलाके की भील और कोली जनजाति का मेला है, जो होली के त्योहार के तुरंत बाद क्वांट गांव में आयोजित किया जाता है। कहते हैं इसमें पक्षियों के प्रति अपने प्यार जताने के लिए आदिवासी पुरुष और महिलाएं अपने सिर पर मोर पंखों का गुलदस्ता पहनते हैं। वहीं पारंपरिक वेशभूषा में सजे धजे युवा ढोल बजाकर और लयबद्ध तरीके से नृत्य करके युवतियों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। मेले में विवाह की भी परंपरा है। इस मेले में सबसे खास है जोड़िया पावा, ढोल और पिहो जैसे पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्रों की ताल और उस पर रंग बिरंगे कपड़ों और गहनों से सजे धजे युवाओं का लयबद्ध होकर थिरकना, जिस पर सबकी नजरें टिक जाती हैं। इस मेले में बिखरे रंग देखकर आप कह सकते हैं कि हर साल लगने वाला क्वांट मेला आदिवासी संस्कृति को बचाए रखने की एक कोशिश भी है। नरेंद्र पेपरवाला, नर्मदा, गुड न्यूज टुडे। गुजरात के अहमदाबाद में धुलेरा नाम की जगह को विकसित करने के लिए वहां दिन रात काम लगातार जारी है। ऐसे में यहां कई नामी कंपनियों ने अपना काम भी शुरू कर दिया है, क्योंकि यहां तैयारी की जा रही है देश की पहली ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी को तैयार करने की। तो क्या खासियत है अहमदाबाद के धुलेरा में बन रहे इस प्रोजेक्ट की? गुड न्यूज टुडे की खास टीम यहां पर पहुंची और खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं खासियत क्या है। देश की पहली ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी धुलेरा में आपका स्वागत है। आज यही आवाज इस इलाके की तस्वीरों से मानो निकल रही है। गुजरात में एक बड़े क्षेत्र में फैली ये महत्वाकांक्षी परियोजना प्रधानमंत्री मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। कभी ये इलाका बंजर था, दूर दूर तक विकास से इस क्षेत्र का कोई नाता नहीं था।
है। मेरे आसपास के दृश्य आप देख सकते हैं, जिस प्रकार से धीरे धीरे धौलेरा को डेवलप करने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है गुजरात सरकार की तरफ से। ये रिवर फ्रंट के दृश्य हैं। रिवर फ्रंट यानी कि कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में जब इंडस्ट्री लोग यहाँ पे आके बसेंगे तब लोगों की सुविधा के लिए ये रिवर फ्रंट मैरीटाइम पार्क यहाँ पे जो बनाया है वो तैयार किया गया है। साल 2009 में प्रधानमंत्री मोदी ने धुलेरा को स्मार्ट सिटी बनाने पर विचार किया और उस सोच को बीते 5 साल में उस जगह धरातल पर लाकर खड़ा कर दिया जहां आज धुलेरा अंतर्राष्ट्रीय पटल पर चमक रहा है, दमक रहा है। ये जो एरिया है 22 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया डेवलप हो चुका है। 22 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया काफी बड़ा एरिया होता है, जो आप देख पा रहे हैं। जहां तक आपकी नजर जा रही है वहां तक डेवलपमेंट हो चुका है और इंडस्ट्रीज आ रही हैं, सेटअप हो रही हैं। सो इसकी जो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 920 स्क्वायर किलोमीटर का प्रोजेक्ट है, तो इसके लिए एक लॉन्ग टाइम कमिटमेंट चाहिए और एक डेडिकेशन के साथ में गवर्नमेंट यहाँ पे काम कर रही है और स्टेप बाय स्टेप सारे अपने माइलस्टोन को अचीव कर रही है। अहमदाबाद से 110 किलोमीटर की दूरी पर धुलेरा बसा है। यही देश की ये पहली ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी धीरे धीरे आकार ले रही है, जिसका दायरा लगभग 920 स्क्वायर किलोमीटर बताया गया है। इस प्रोजेक्ट के तहत एक आर्टिफिशियल रिवर फ्रंट विकसित की जा रही है, जहां दोनों तरफ लैंडस्केप गार्डन बनकर तैयार है। इस रिवर फ्रंट के बनने से यहां निवेश कर रही बड़ी बड़ी कंपनियों को सहूलियत के साथ साथ सेवा भी मिल पाएगी। देश का ये पहला ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी अहमदाबाद से 2 गुना, सिंगापुर से 1.5 गुना और शंघाई से 6 गुना बड़ी जगह में आकार ले रहा है। ग्लोबल कंपनियां धुलेरा में इन्वेस्ट करें, इसके लिए इसे DMIC यानी दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत विकसित किया जा रहा है। धुलेरा में टाटा की रिन्यूअल पावर फैक्ट्री लग चुकी है और सेमीकंडक्टर के प्लांट का भूमि पूजन हुआ है। यही नहीं, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, SBI टोरेंट पावर प्लांट, एयरबस, मोंटे कार्लो लिमिटेड जैसी इंडस्ट्रीज जल्द ही अपना काम धुलेरा में शुरू करने जा रही हैं। इसके अलावा यहाँ सेमीकंडक्टर हब तैयार होगा, जिसके लिए गुजरात सरकार के साथ केंद्र सरकार भी काम कर रही है। धुलेरा में 4400 मेगावाट क्षमता का सोलर पार्क भी है, जो इस स्मार्ट सिटी को बिजली देगा। ये भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क होगा। इसके अलावा धुलेरा ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी की बाकी जगहों के साथ कनेक्टिविटी आसान बनाने का काम भी अगले 2-3 सालों में पूरा हो जाएगा। फिर चाहे वो 10 लेन की सड़कें और कार्गो पैसेंजर के लिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट निर्माण हो या एक्सप्रेसवे हो। कभी बंजर इलाकों में शुमार धुलेरा को लेकर किसी ने नहीं सोचा होगा कि एक दिन यहाँ न केवल ग्लोबल कंपनियां दिलचस्पी दिखाएंगी, बल्कि उनकी सहूलियत के लिए मैरीटाइम रिवर फ्रंट का निर्माण विकास की एक हरी भरी तस्वीर दिखाएगा। फिलहाल तो धुलेरा में कई कंपनियों का एस्टेब्लिशमेंट एक्टिव हो गया है। यहाँ कई इंडस्ट्रीज शुरू होने से करीब 10 लाख रोजगार मिलने की उम्मीद है। यकीनन जिस तेजी के साथ प्रधानमंत्री मोदी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट आकार ले रहा है, उसे देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में गुजरात का धुलेरा दुनिया का सबसे बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट जोन बनेगा। जो स्मार्ट ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है, ये देश का पहला प्रोजेक्ट है जो कि गुजरात के धौलेरा में आकार ले रहा है और आने वाले दिनों में बड़ी से बड़ी इंडस्ट्रीज यहाँ पे आती हुई दिखाई भी दे रही हैं। और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है और प्रधानमंत्री जी जिस तरह से कहते हैं कि जिसका शुभारंभ वो करते हैं, उसका लोकार्पण भी वो करते हैं और धीरे धीरे कहीं ना कहीं इस प्रोजेक्ट में लोगों की रुचि भी देश में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कैमरा पर्सन प्रीतेश रावल के साथ अतुल तिवारी, गुड न्यूज टुडे, धौलेरा। और अब बढ़ते हैं वोट फॉर गुड हमारे सेगमेंट की तरफ। आपको अरुणाचल प्रदेश ले चलते हैं। एक गुड न्यूज है जो कि अरुणाचल प्रदेश से ही आई है। वोटिंग से पहले ही सीएम पेमा खांडू समेत बीजेपी के 5 प्रत्याशियों की जीत लगभग तय हो गई है और वो इसलिए कि इन प्रत्याशियों के खिलाफ कोई उम्मीदवार मैदान में उतरा ही नहीं। किसी भी उम्मीदवार ने इनके खिलाफ नामांकन किया ही नहीं। अरुणाचल प्रदेश में 19 अप्रैल को विधानसभा की 60 सीटों के लिए मतदान होगा। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के मुक्तो विधानसभा क्षेत्र से निर्विरोध जीतने की उम्मीद है। इतना ही नहीं, बीजेपी के कई अन्य उम्मीदवार भी अलग अलग विधानसभा क्षेत्र से निर्विरोध जीतने वाले हैं।
लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए 12 राज्यों की 88 संसदीय सीटों के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई। इस चरण में 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। उम्मीदवार सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक नामांकन दाखिल कर सकते हैं। नामांकन पत्र दाखिल करने की आखिरी तारीख 4 अप्रैल है और नामांकन पत्रों की जांच 5 अप्रैल को होगी। बीजेपी ने यूपी की मेरठ सीट पर टीवी सीरियल रामायण में राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल को मैदान में उतारा है, जबकि मथुरा से हेमा मालिनी को फिर बीजेपी ने टिकट दिया है। 26 अप्रैल को दूसरे चरण में इन सीटों पर ही मतदान होगा। और अब बात अमरावती की निर्दलीय सांसद नवनीत राणा की, जो बीजेपी में शामिल हो गई हैं। कल रात उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी ज्वाइन की। इस दौरान पार्टी अध्यक्ष ने उन्हें हनुमान जी की मूर्ति भेंट की। एक दिन पहले ही बीजेपी ने नवनीत राणा को अमरावती से अपना उम्मीदवार बनाया था। और चलिए वोट फॉर गुड में अब रुक कर लेते हैं एमपी का, जहां इस बार चुनाव आयोग ने एक खास पहल की है। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। खास तौर पर महिला वोटर्स को प्रेरित करने के लिए मेहंदी और रंगोली प्रतियोगिताएं भी लगाई जा रही हैं। जहां रन फॉर डेमोक्रेसी जैसे कई आयोजन करवाए जा रहे हैं। पूरी मुहिम का मकसद सिर्फ एक है कि चुनाव वाले दिन ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोटर्स घरों से निकले और मतदान करें, क्योंकि वास्तव में हर एक वोट जरूरी होता है। हर एक वोट है मूल्यवान, निर्भय होकर करें मतदान। देश का चुनाव आयोग सबसे बड़े चुनाव से पहले इसी संदेश के साथ 97 करोड़ वोटर्स तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। प्रयास है कि वोटिंग के दिन ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग घरों से निकलें और मतदान केंद्र तक पहुंचें। चुनाव आयोग के इसी प्रयास की एक वानगी मध्य प्रदेश में नजर आ रही है। खास तौर पर महिलाओं को वोटिंग में शामिल करने के लिए अलग अलग प्रयोग किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में चुनाव आयोग की टीमें मेहंदी और रंगोली कंपटीशन जैसी गतिविधियों के जरिए महिलाओं में वोटिंग के प्रति जागरूकता बढ़ा रही है। आजीविका मिशन के स्वयं सहायता समूह है, महिला बाल विकास के हमारे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, गांव की अन्य माताएं बहनें, आशा कार्यकर्ता, ये सभी मिलकर गांव में मतदाता जागरूकता के कार्यक्रमों का आयोजन निरंतर कर रहे हैं। कई इलाकों में गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य शिविर का आयोजन हो रहा है। इन शिविरों में हेल्थ के साथ साथ महिलाओं को वोटिंग के लिए भी प्रेरित करने का ख्याल रखा जा रहा है। वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए इसी तरह के कार्यक्रमों का पूरा कैलेंडर बनाया गया है। चुनाव आयोग की ये गतिविधियां चुनाव संपन्न होने तक इसी तरह जारी रहेंगी। इस दौरान उन इलाकों पर भी खास फोकस किया जाएगा जहां पर पिछले चुनाव में 75% से कम वोटिंग हुई थी। देखिए, अलग अलग गांव में, हर गांव में कहीं 50, कहीं 100 ऐसे करके अपने पूरे 10 से 20 हजार महिलाएं जो अलग अलग क्षेत्र में अपना कार्य कर रही हैं, अपनी आजीविका विभिन्न गतिविधियां कर रही है, वो मतदाता जागरूकता के काम इसमें कर रही हैं। इसके लिए चुनाव आयोग शहर शहर अलग अलग इलाकों में मतदाता जागरूकता वाहन भेजेगा। इन वाहनों में लगी ऑडियो विजुअल स्क्रीन के जरिए वोटिंग का संदेश दिया जाएगा। चुनाव को लेकर तमाम जानकारियां दी जाएंगी। इसके अलावा चाचा चौधरी, साबू, मोटू पतलू, छोटा भीम जैसे कई कार्टून कैरेक्टर्स की मदद से लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया जाएगा। यही नहीं, लोकतंत्र उत्सव आयोजित कर लोगों को उनमें कार्ड देकर आमंत्रित किया जाएगा। आदिवासी कलाकारों के कार्यक्रमों के जरिए भी जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। महिला चौपालों और रैलियों का आयोजन होगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर रीपोस्ट और लाइक बढ़ाने की स्पर्धाएं होंगी। वहीं वोटिंग अवेयरनेस बढ़ाने में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की भी मदद ली जाएगी। युवाओं को जोड़ने के लिए बूथ चलो यूथ कार्यक्रम, डांस प्रोग्राम, खेल गतिविधियां करवाई जाएंगी। पूरे अप्रैल महीने के दौरान स्कूलों में कार्यक्रम होंगे। अपने बूथ को जानो और आओ अपना बूथ सजाएं जैसी प्रतियोगिताओं के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाएगा। वहीं बाजारों और मुख्य चौराहों पर स्ट्रीट प्ले करवाए जाएंगे। रन फॉर डेमोक्रेसी, महिला मतदाता दौड़ और साइकिल रैली जैसे आयोजन भी होंगे और महिला वोटर्स जागरूकता बढ़ाने के लिए कलश यात्रा का भी आयोजन होगा।
इन तमाम आयोजनों के माध्यम से चुनाव आयोग की कोशिश यही है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े त्योहार में सबसे ज्यादा संख्या और प्रतिशत में वोटिंग हो, क्योंकि वाकई डेमोक्रेसी में हर एक वोट जरूरी होता है। इंदौर से धर्मेंद्र शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। टोल टैक्स को लेकर केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बताया है कि मोदी सरकार जल्द ही टोल प्लाजा को खत्म करने वाली है। मतलब टोल टैक्स वसूलने के लिए सरकार टोल नाकों की जगह नए पायलट प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। नितिन गडकरी के मुताबिक ये कैसे होगा वो आपको बता देते हैं। टोल वसूलने का काम सैटेलाइट के आधार पर होगा। सैटेलाइट बेस्ड टोल कलेक्शन सिस्टम पर काम लगातार जारी है। इस सिस्टम के तहत रुपए सीधे आपके खाते से ही कट जाएंगे, यानी जो जितने किलोमीटर का सफर तय करेगा उतना ही चार्ज लिया जाएगा। इसके लिए ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर कैमरे टोल प्लाजा पर लगा दिए जाएंगे, जो अपने आप ही गाड़ियों की नंबर प्लेट को रीड कर लेंगे और वाहन के मालिक के अकाउंट से टोल कट जाएगा। इसका सबसे बड़ा फायदा तो ये होगा कि सिस्टम से समय की बचत भी हो जाएगी। अभी तो टोल खत्म कर रहे हैं, अब तो सैटेलाइट बेस्ड टोल सिस्टम होगी। आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकल जाएंगे और जितना आपने रोड के यूज किया उतना ही पैसा निकलेगा। समय बचता है ना, फ्यूल बचता है। अब मुंबई से पुणे आने के लिए 9 घंटे लगते थे, अब 2 घंटे में होता है, तो 7 घंटे का डीजल बचता है और समय बचता है। तो नेचुरली उसके बदले में थोड़ा बहुत देने पड़ेंगे, क्योंकि पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से हम लोग कर रहे हैं, तो लोग पैसे भी वापस करने पड़ेंगे। लंच टाइम के आखिरी पड़ाव में आइए डालते हैं नजर किसी महान व्यक्ति के विचार पर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कहा है कि अगर सफल और प्रतिष्ठित बनना है तो झुकना सीखो, क्योंकि जो झुकते नहीं समय की हवा उन्हें झुका देती है। उम्मीद है खबरों के इस लंच टाइम में आपको पेट भर जानकारियां मिली होंगी। और चलिए इस वादे के साथ छोड़ जाते हैं, मुलाकात होगी कल एक बार फिर से। आप सभी के साथ अपना बहुत ख्याल रखिए, देखते रहिए GNTV।